Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on Embibe. So, here we are with the next session for class 10 electricity. आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है. ऑलरेडी हम इसके पहले के सारे सेशन में हम सीख चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ओहम्स लॉ क्या था और फिर रेजिस्टेंस क्या था. और रेजिस्टेंस को लास्ट क्लास में हमने सीखा था. ये हम लेक्चर नंबर 8 तक आ चुके. और पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था. मैंने आपको दिखाए थे दो मटेरियल, पूछा था कि बताओ ये प्लास्टिक का वायर है और यहाँ पे वायर है कॉपर का. दोनों वायर की लेंथ इक्वल है, दोनों वायर का एरिया इक्वल है, क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? ये आपके लिए सवाल था. आपने जवाब दिया होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिया तो उस सवाल का जवाब आज मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में देने वाला हूं. चलिए लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन. मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट. इट्स बीन मोर देन 7 years आई एम टीचिंग फिजिक्स. और अब मेरा यहां काम है कि आप लोगों के लिए फिजिक्स को आसान करना है ना. तो आज के इस क्लास में हमारा मेन इंटेंशन इन दो टॉपिक्स को पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हम पहले तो यही जानेंगे कि ये दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों की ज़रूरत क्या है. ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर्किट डायग्राम, ओहम्स लॉ, ये सब पढ़ चुके. रेजिस्टेंस वाला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं और रेजिस्टेंस में भी हम ये पढ़ चुके कि रेजिस्टेंस क्या है ना. उसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है. हम ये भी पढ़ चुके कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है. तो आज के इस क्लास में हम इस रेजिस्टेंस के टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे और इन कंसेप्ट्स को आज टच करेंगे और डिटेल में उनको सीखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है क्या. अच्छा करता होगा तो फिर उस हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन दोनों चीजों के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे. चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन. आज आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, एरिया कौन सा बेटा, सरफेस एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे. अभी ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर के बारे में बताया था उसके ऊपर मैंने ये भी आपको समझाया था कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ना वो एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, है ना. कंडक्टर के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है ताकि वो करंट को अपोज करे. ठीक है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. कंडक्टर की प्रॉपर्टी यानी कि कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है, कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करती है. क्या कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं? चलिए उसको जानते हैं फिर. तो इसी सवाल से हमने लास्ट क्लास में एंड किया था और मैंने आपको ये सवाल पूछा था. आपको अभी इस पर्टिकुलर चीज का जवाब अभी देना होगा और फिर इसी के डिस्कशन से हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट चालू होगा. बताइए इन दोनों में से किसके पास लीस्ट रेजिस्टेंस है? क्या दोनों के पास सेम रेजिस्टेंस है? ये रहा प्लास्टिक वायर, ये रहा कॉपर वायर, दोनों का लेंथ सेम, दोनों का एरिया सेम, दोनों के दोनों देखो सिमिलर दिख रहे, खाली क्योंकि ये कॉपर है उसके अपने रंग का दिख रहा है, ये प्लास्टिक है उसके अपने रंग का दिख रहा है. बताइए दोनों का रेजिस्टेंस सेम है? नहीं. दोनों का रेजिस्टेंस अलग है? हाँ. क्यों अलग है? क्योंकि दोनों मटेरियल अलग है. तो इनमें से कौन से मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा? आप बताएं इस सवाल का जवाब. कौन से मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा? ऑब्वियसली कॉपर. कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है इसीलिए तो हम उसको हमारे घर के छोटे मोटे कनेक्शन में वायर में यूज करते हैं, है कि नहीं. और प्लास्टिक का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए उसमें से करंट नहीं फ्लो करता. इसलिए हमें कहा जाता है कि जब भी आपको कहीं करंट लगने से बचना हो तो प्लास्टिक के चप्पल पहनिए या फिर कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग भी होती है वायर के ऊपर. ये सब आपको पता है. ये इसी रीजन की वजह से कि कॉपर और प्लास्टिक के दोनों अलग मटीरियल है, उनको भगवान ने अलग ही बनाया है ना. भले आप दोनों की लेंथ सेम ले लो, दोनों का एरिया सेम ले लो, दोनों का रेजिस्टेंस हमेशा 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 अलग रहेगा. सो दैट इज व्हाट the property of material is. Yes, so copper के पास least resistance है compared to this particular plastic wire. अभी इसी हिसाब से हम देखें तो कॉपर ऑब्वियसली आपको पता है कि लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है. बट ऐसा लीस्ट रेजिस्टेंस वो ऑफर क्यों कहता है? हम दोनों के लेंथ सेम ले लिया, दोनों का एरिया सेम ले लिया, क्या दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस नहीं होंगे? शायद दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एटम तो हो ही, लेकिन
जो बड़ा डिफरेंस होता है ना, करंट किन की वजह से फ्लो करता है? करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन अपने अंदर चार्ज भर के इधर से उधर लेके जाता है। समझ में आया? तो कॉपर एक ऐसा मटेरियल है, कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं। प्लास्टिक ऐसा मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही ना, या बहुत कम हो। तो ये जो डिस्टिंग्विश होता है ना कि कौन से मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकते, कौन से मटेरियल नहीं दे सकते, वो तो उन मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, और उसी को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है बेटा, इट इज purely, resistivity is a purely property of a material, it is not the property of a conductor, it is a property of a material। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कंडक्टर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और मटेरियल का डिपेंडेंस को ही हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बुलाते हैं। समझ में आ गया? सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, जो हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल बेसिकली कितना अपोज करने वाला है करंट के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को, या कितना रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है। समझा कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आज अगर मुझे आज ये मटेरियल कहीं पहली बार मिला ना दुनिया में, तो सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेजर करूंगा, ताकि हम पता कर पाए कि ये मटेरियल हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अभी हमारे पास दुनिया में जितने भी मटेरियल है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमें पता होनी चाहिए। मतलब ऑलरेडी देयर मस्ट बी अ लिस्ट, बट हम इतने सारे लिस्ट को भी याद नहीं रखते, हम छोटी सी लिस्ट आगे करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक ऐसी चीज है जो मटीरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम हर मटेरियल के लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी को समझ लेते हो, उसको याद रखते थे, एक बार निकाल दिया। अभी मुझे इसकी रेजिस्टिविटी से पता चलता है कि इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कि इसको क्या मैं रेजिस्टर की तरह यूज कर सकता हूँ, क्या कंडक्टर की तरह यूज कर सकता हूँ, क्या हीटिंग एलिमेंट में यूज कर सकता हूँ, क्या कहाँ यूज कर सकते हैं, हर एक चीज हमें इसकी रेजिस्टिविटी बताती है। ऑलरेडी आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? जी हां, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है बीच में, वहां तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को तोड़ने पे दो चीजें आती है, एक होता है इक्वल टू और दूसरा होता है कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया? प्रोपोर्शनलिटी से हमें सिर्फ इतना समझता है कि ये साइड में अगर वैल्यू बढ़ेगी तो इस साइड में भी वैल्यू बढ़ेगी, है ना? वो रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, सिर्फ इतना बता सकता है। कितने टाइम्स बढ़ेगा ये पता करना हो तो हमें उसके लिए इक्वल टू साइन चाहिए, इक्वल टू इतने टाइम्स बढ़ेगा, वही तो बता रहे ना। तो अभी इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अगर मैं वापस जहां पे प्रोपोर्शनलिटी तोड़ के लिख दिया, इक्वल टू और रेजिस्टिविटी, तो ये R का R, ये L बाई ए का L बाई ए। अब मुझे ये समझता है कि L बाई ए जितना बढ़ेगा उससे ये इतने टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिंबल ऐसा मैंने जो बनाया, इसी को हम बुलाते हैं रेजिस्टिविटी। तो L बाई ए रेजिस्टिविटी टाइम्स जो होगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बन जाएगी। समझ में आ गया? इट इज वेरी सिंपल। तो रेजिस्टिविटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रो। ये सिंबल का नाम क्या है? रो। ये सिंबल है हमारे रेजिस्टिविटी का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, आगे जाके शायद आप 11-12 में हीट के बारे में पढ़ो तो थर्मल रेजिस्टिविटी भी आएगी, लेकिन अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहां मेंशन भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और उसका सिंबल है रो। समझ में आ गया? और ये रो जो है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज व्हाट बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। इट अल्टीमेटली वो कंडक्टर के अंदर में आ चुका मटेरियल। समझ में आ गया? याद रखिएगा। तो यहां पे अब कभी गलती से भी कंडक्टर मत लिख लीजिएगा, गलत हो जाएगा। इट इज प्योरली प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो हाउ कैन मटेरियल डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया देन? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं वही फॉर्मूला यहां पे लिखूं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जो मैंने वहां लिखा है, फिर उसको रीअरेंज करूं तो रो इधर का इधर रहेगा, बाकी A ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करने पे R के पास में ये A आ जाता है, ये L नीचे आ जाता है,
तो बचेगा सिर्फ रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, सिंपल है कि नहीं। तो हमारे पास फाइनली एक फॉर्मूला बनता है जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना। रेजिस्टेंस का वैसे हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, याद है कि नहीं, V इक्वल टू आई आर। बताइए इसको हम क्या बुलाते हैं? यस, दिस इज ओम्स लॉ, ये हम सीख चुके हैं। तो R इज इक्वल टू बेटा V बाय आई। तो R इज इक्वल टू वॉट, V इज इक्वल टू जब आई आर होता है तो R इज इक्वल टू V बाई आई भी होता है, और वही R इक्वल टू R इज इक्वल टू रो एल बाई ए भी होता है। यू कैन यूज बोथ द फॉर्मूला एट द सेम टाइम, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ गया? सिमिलरली इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला है ना रेजिस्टिविटी का। एक्चुअली रेजिस्टिविटी का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये उनकी रिलेशन है कि रेजिस्टिविटी जो है ना, ये यहाँ पे ये मतलब हमने सिर्फ उसकी वैल्यू पता करने के लिए कि अगर हमें इस मटेरियल का रेजिस्टेंस पता, उसका कितना लेंथ के लिए वो रेजिस्टेंस है, कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए वो रेजिस्टेंस है, इन वैल्यू को पता करे तो हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि ये रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, वो डिपेंड करती है लेंथ पे, वो डिपेंड करती है एरिया पे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग, इट इज जस्ट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर स्पेसिफिक केस। समझ में आ गया? हमारी रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में जरूर रेजिस्टेंस है, जरूर एरिया है, जरूर लेंथ है, लेकिन वो उन पे डिपेंड नहीं करती। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी यूजिंग दिस थ्री वैल्यूज। इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? हम इसी तरह रेजिस्टिविटी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस पर्टिकुलर कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। इस पर्टिकुलर मटेरियल का, इस पर्टिकुलर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 1 होगा ना तो इजी पड़ता है। अभी इस पर्टिकुलर मटेरियल को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रख दे और हम इसको V बाय आर की यूज करें। अभी इसको मैंने एक रख दिया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल रख दिया। की जरूरत नहीं है मैं, क्योंकि सर्किट को ऑन ही रखना चाहता हूं। ठीक है, ये हमने रख दिया। अभी हम क्या करेंगे बेटा कि इस पर्टिकुलर सर्किट में कहीं ना कहीं एक एमीटर लगा देंगे। समझो मैंने सीरीज में एमीटर लगाते तो यहां एमीटर लगा दिया। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो एमीटर का यहां पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो इस साइड एमीटर नेगेटिव। और इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर भी लगा दिया ताकि वोल्टेज पता कर पाए हम। वैसे तो आप जो दे रहे हो वही पर्टिकुलर वोल्टेज है एनी विच वेज, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो दिस इज अ सर्किट। अब क्या किया कि ये मटेरियल समझ लो, ये जो है ना हमारे पास में वो यही चीज है। इसका लेंथ 1 मीटर है नहीं, ऑब्वियसली आपको थोड़ा कंसीडर करना है यहाँ पे। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ये रहा, हमने उसको एक सर्किट में लगाया जहां पे उसके अक्रॉस में सेल लगाया और बाजू सीरीज में एमीटर लगाया और उसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा दिया है। इससे क्या होगा कि हम इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए V और I की वैल्यू, इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और जिसका लेंथ 1 मीटर है, उसके लिए V की वैल्यू पता करेंगे, उसके लिए I की वैल्यू पता करेंगे। V की वैल्यू आपको वोल्ट मीटर के रीडिंग से मिल जाएगी, A की वैल्यू, I की वैल्यू आपको एमीटर के रीडिंग से मिल जाएगी। ऑलरेडी हम ऐसा पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो मुझे V पता है, I पता है, तो V बाय I अगर मैं कर दूं, क्या यही रेजिस्टेंस होता है? अभी ये जो हमने कैलकुलेट किया बेटा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है एक ऐसे खास कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। समझ में कैसे कैलकुलेट किया? हाउ डू वी कैलकुलेट? अगर पहली बार दुनिया में मुझे अगर ये मटेरियल मिल गया तो मैं इस मटेरियल को क्या करूंगा, 1 मीटर का वायर बना दूंगा, 1 मीटर की लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का। फिर उस मटेरियल को मैं एक सिंपल से सर्किट में रख दूंगा जहां पे उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज दे रहा हूं तो कितना करंट बन रहा है वो मैं मेजर कर लूंगा। V बाय आई की यूज करके मैं सीधा रेजिस्टेंस निकालूंगा। एंड नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर विच इज अ स्पेशल कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ भी 1 है, इसका एरिया भी 1 है। वी कॉल इट एज यूनिट कंडक्टर। व्हाट डू वी कॉल इट एज बेटा? हम इसको यूनिट कंडक्टर बोलते हैं। क्यों यूनिट कंडक्टर बोलते हैं? बिकॉज इट इज ऑल दी वैल्यूज एज यूनिटी। देखो लेंथ 1 है, एरिया भी 1 है, सिंपल है कि नहीं? तो लेंथ भी 1, एरिया भी 1। तो यूनिट कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया ना, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। उसको हम क्या बुलाते हैं? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट कंडक्टर इज सिंपली रेजिस्टिविटी। क्यों? देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में रो इक्वल टू आर ए, एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया? 1। व्हाट इज लेंथ? 1।
1 1 नो 1, है ना, वैसा तो 1 1 कैंसिल होके कुछ नहीं, 1 ही तो बनेगा और 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, तो रो इज इक्वल टू आर ना। हमने सिंपली यहां पे ये प्रूव कर दिया कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्पेशल कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, दैट सिंपली इट इज अ यूनिट कंडक्टर। समझ में आ गया? हाउ डू वी कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी फर्स्ट टाइम? एक बार हमें ये वैल्यू पता चल गई, फिर हमारा काम आसान हो गया। अभी 1 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसका लेंथ 1 मीटर हो, उसका रेजिस्टेंस अगर हमें पता हो, हम उसको रेजिस्टिविटी बुला ले, फिर जितना लंबा वायर हो उतने टाइम्स उसका रेजिस्टिविटी कर दो, तो रेजिस्टेंस पूरे वायर का मिल गया। समझ में आ गया कि नहीं? ये ऐसा ही हो गया कि हमें 1 केजी के लिए 1 केजी का मास पता है, मुझे कोई बोले 8 केजी का बताओ तो मैं 1 केजी को 8 बार ले लूंगा। तो वही हो गया कि हमने 1 मीटर लेंथ वाले और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का रेजिस्टेंस पता है। अभी मुझे कोई 2 मीटर के वायर का बोलेगा तो डबल बोल दूंगा, 3 मीटर के वायर का बोलेगा तो ट्रिपल बोल दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं? सो दिस इज व्हाट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट कंडक्टर। समझ में आ गया? इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, आई होप यू गॉट दिस। तो रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ resistance of a unit conductor, rho is a symbol of resistivity, r is a resistance, a is area and l is length. ये है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलो रो का फॉर्मूला बताओ, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को रीअरेंज करके रो का फॉर्मूला बना दिया। रो इज द रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर मीटर 1 मीटर गया, बचा क्या? ओहम और मीटर, तो यहां पे इसका यूनिट बन गया ओहम मीटर। सिंपल है, ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया? सिर्फ ओहम होता है तो रेजिस्टेंस का है, ओहम मीटर होता है तो रेजिस्टिविटी का यूनिट है। सिंपल ना, याद रखेंगे हम इसे, ठीक है? चलो इसी चीजों को देखते हुए बेसिक क्वेश्चन है, वी कैन डायरेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी है वायर की? 1 मीटर है। रेजिस्टिविटी इज 2 इंटू 10⁻⁶। रेजिस्टिविटी कितनी है बेटा? 2 इंटू 10⁻⁻⁶ ओहम मीटर। याद रखिए यूनिट देखो क्या दिया है। काफी बार अगर नाम क्लियरली ना दिया हो ना, तो आपके लिए यूनिट को देख के पता चलना चाहिए कि ये कौन सी क्वांटिटी है ना? ओके, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 8, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 8 into 10⁻⁻8 meter square. What we are supposed to find is resistance. Resistance पूछा है, तो चलो क्या क्या चीजें दी हुई है? रेजिस्टिविटी, एरिया और लेंथ, ये 3 चीजें दी हुई है। हमें पूछा क्या है? रेजिस्टेंस पूछा है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। डू वी नो द वैल्यू ऑफ रो? यस, इट इज व्हाट? 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। डू यू नो द वैल्यू ऑफ एल? एल इज 1 मीटर, सो 1 अपॉन, डू यू नो द वैल्यू ऑफ ए? एरिया की वैल्यू इज 8 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो कैलकुलेशन तो देखो कितना आसान है। मैं यहीं से अगर नंबर्स देख के डर जाता तो इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और मैं अपने मार्क्स लूज कर देता। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए 1 का तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फर्क ही नहीं पड़ता। 2 और 8 कैसे जाते? 4 से जाते तो डिनोमिनेटर में 4 बचेगा। अभी डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ देखो 4 ही है, बाकी तो 10 के पावर है, तो 1/4 तो अल्टीमेटली रहने वाला है ना। समझा कि नहीं? ये 2 और ये 8 गया, 1/4 बचा, इंटू 10⁻⁻6 है, और ये 10⁻⁻8 ऊपर आ जाएगा तो 10⁻+8 हो जाएगा। पावर को छोड़ो ना, 1/4 कितना होता है? 1/4, 100/4 कितना होता है बताओ? 25 होता है कि नहीं? तो 1/4 0.25 होता है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा नंबर होगा जिसमें 25 दिख जाए, ये एक ही है। सिंपल, विदाउट इवन कैलकुलेटिंग यू कैन डायरेक्टली आंसर बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। लेट्स सबमिट इट, है ना? अमेजिंग, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज 25 ओम। समझ में आ गया कि नहीं? चलो ये समझा ना, तो अगला सवाल तो आप आराम से कर लोगे। लेट्स आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पे हमें क्या पूछा गया है? अ वायर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओहम। लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर,
it has resistance which is equal to 25 ohm. If the area of cross section is how much, वापस सेम ही वैल्यूज है, 10 रेज टू माइनस 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 8. फाइंड द रेजिस्टिविटी. अभी हमें रेजिस्टिविटी पूछी है. क्या पूछा है बेटा? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी पता करनी है. आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद भी नहीं रखोगे ना, कोई प्रॉब्लम है. रेजिस्टेंस का तो आपको याद ही है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. इसी को रीअरेंज कर दो या इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर नंबर्स रीअरेंज कर लेना. बेटर है फॉर्मूला रीअरेंज कर लो. चलो इसको रीअरेंज करें तो A इधर जाएगा, L नीचे आ जाएगा, तो R इंटू A अपॉन L इज योर रेजिस्टिविटी. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. डू वी नो द वैल्यू ऑफ R? यस, इट इज 25. इंटू डू वी नो द वैल्यू ऑफ A? इट इज 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, है ना? 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 8. Do we know the value of L? L is just 1. Divide by 1 does not make any sense. Okay, तो रो इज इक्वल टू 25 इंटू 8, कहीं ना कहीं 200 होता है कि नहीं? तो कहीं ऐसा नंबर आएगा जिसमें 2 0 हो या 0.2 हो, कुछ तो ऐसा होगा. 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, देखो 2.5 नहीं हो सकता, 250 थोड़ी हो रहा है. 25 इंटू 8 250 नहीं हो रहा, 25 इंटू 8 200 हो रहा है, तो 2 वाली वैल्यू होगी. इसीलिए बाकी पावर को सॉल्व करोगे साथ में ना, तो अपने आप आपका आंसर एग्जैक्टली आएगा. बट यहां से हम सीधा नंबर्स देके 25 इंटू 8 कितना होता है, 25 इंटू 4 होता है 100, 25 इंटू 8 होता है 200, तो हम 200 के 2 वाली कोई नंबर ले ले. समझ में आ गया? तो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6. लेट्स सबमिट इट. वाओ, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर. लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन. है ना करेक्ट आंसर? चलो लेट्स गो अहेड. अब हमने ये तो सब जान लिया कि रेजिस्टिविटी जो होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. कंडक्टर की नहीं, कंडक्टर के अंदर लेंथ, एरिया, मटेरियल तीनों आता है. हम स्पेसिफिकली मटेरियल की बात कर रहे हैं. तो ये रेजिस्टिविटी हर अलग अलग मटेरियल के अलग होती है. तो हम सिंपली उसकी रेंज समझ लेते हैं कि अगर कोई अच्छे कंडक्टर हो, उसको उसकी रेजिस्टिविटी से कैसे आइडेंटिफाई कर पाए. तो अच्छे कंडक्टर्स हो, उनकी रेजिस्टिविटी 10 रेज टू माइनस 8 से 10 रेज टू माइनस 6 की रेंज में होती है. 10 रेज टू माइनस 8 से 10 रेज टू माइनस 6 की रेंज में होते हैं. उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखो काफी कम है, लो रेजिस्टिविटी है. यहां पे देखोगे तो इंसुलेटर्स यानी कि बैड कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी होती है 10 रेज टू 12 टू 10 रेज टू 17 ओम. कितनी बड़ी वैल्यू है 10 रेज टू 12. जस्ट अंडरस्टैंड, 100 ऐसे 12 जीरो लगेंगे टोटल. समझ में आ रहा है कितनी बड़ी वैल्यू है? इतनी बड़ी रेजिस्टिविटी होगी तो कैसे वो अच्छा कंडक्टर होगा? तो हम सिंपली रेजिस्टिविटी की वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर लो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दिख जाए तो इट इज अ गुड कंडक्टर. अगर हाई रेजिस्टिविटी की वैल्यू दिख जाए तो इट इज अ बैड कंडक्टर और इंसुलेटर. समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन यहां पे लिखा है कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी भी इतनी होती है. एलॉयज तो हम काफी बार ना हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं. हीटिंग एलिमेंट में इसलिए यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे, मटेरियल को ज्यादा हीट कर दे और हमें कुछ हीट के फॉर्म में मिले, या तो बल्ब जैसा लाइट करके दे, या फिर ओवन जो है वो हमें चीजें गर्म करके दे, कुछ तो ऐसा हो. आयरन जो है गर्म करके दे, इलेक्ट्रिक गीजर है, काफी कुछ एप्लीकेशन में होता है एलॉय का यूज. तो क्या एलॉय अच्छे कंडक्टर है कि बुरे कंडक्टर है? कुछ ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जहां पे हम प्योरली जो ये इंसुलेटर्स है ना उनको यूज नहीं कर सकते. जैसे रबर और ग्लास, क्या आप उसको आयरन में रख दोगे तो क्या वो आपको गर्म थोड़ी करके दे, खुद ही पिघल जाएंगे. तो बात यहां पे ये है कि काफी बार हमें ऐसे मटेरियल की जरूरत होती है जिनका रेजिस्टिविटी इतना भी बुरा ना हो भाई, थोड़ा इससे अच्छा हो. तो हम क्या करते हैं, कुछ मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, एंड दैट मिक्सचर ऑफ मेटल्स को कंबाइन करके एक नई चीज बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं एलॉयज. क्या बोलते हैं? एलॉयज. क्योंकि एलॉयज मेटल्स जब आपस में मिल जाती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, जिन मेटल से वो हमने एलॉय बनाया है, वो एलॉय की रेजिस्टिविटी उन मेटल्स के कंपेयर में ज्यादा होती है. तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज जनरली हायर, जनरली कोई एक्सेप्शन आ सकता है, बट जनरली इट इज हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स. मेटल्स का जो मेटल्स को यूज करके हमने एक एलॉय बनाया, तो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी है वो यूजुअली उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल से ज्यादा होता है. इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम एलॉयज को काफी सारे एप्लीकेशन में यूज करते हैं, उनका काफी सारा यूज होता है हमारे लिए.
लेकिन और भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ ये एक ही फैक्टर नहीं है कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है इसीलिए हमने उसको हीटिंग एलिमेंट में यूज़ किया, नहीं, एक और भी रीज़न है, थोड़ी देर बाद में उसके ऊपर आते हैं। अभी के लिए पहले एक रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी जो हमने पढ़ी उसके हिसाब से थोड़ी स्पेसिफिक वैल्यू स्पेशल मटेरियल्स की यूज़ करके देख लेते हैं कि ये लिस्ट है हमारे सामने। ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है ना बेटा, ये रेजिस्टिविटी की लिस्ट है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी देखो इतनी है, 10⁻⁻8, कितनी कम है। सिल्वर इज द बेस्ट एवर कंडक्टर। हम अभी ऐसे कंडक्टर की बात करें जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे बेस्ट बिहेव करें, ऐसा नहीं कि फिर वो हम टेम्परेचर एकदम रिड्यूस कर दे फिर वो बेस्ट, वो सुपर कंडक्टर का कंसेप्ट ही अलग है, समझ में। वी नीड एक्सट्रीम सिचुएशंस फॉर यूजिंग सुपर कंडक्टर्स। राइट नाउ वी आर जस्ट डीलिंग विद कंडक्टर्स हु आर गुड एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज हम नॉर्मली हर एक चीज कहाँ करने वाले हैं, रूम टेम्परेचर पे करने वाले ना। तो ये जो भी सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए 20 डिग्री सेल्सियस पे। आप बोलोगे सर 20 डिग्री सेल्सियस इज नॉट रूम टेम्परेचर, इट इज अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। बेटा ये वैल्यूज इंडिया में कैलकुलेट नहीं की गई है ना, ये कहीं फॉरेन में कैलकुलेट की गई और वहां पे यूजुअली रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो उस हिसाब से उन्होंने लिया है। बाकी इसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस नंबर का, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने वैल्यूज ढूंढ ली और फिर इसी को याद रखते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। हम 27 पे ढूंढ ले इंडिया के लिए और उसको याद रखे, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ गया। चलो, सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी है, कॉपर की इतनी है, एल्यूमिनियम, हमें याद रखना है कि सिल्वर इज द बेस्ट एवर कंडक्टर। बट हम सिल्वर थोड़ा कॉस्टली होता है इसीलिए उसको वायर में यूज नहीं कर सकते, है ना। कॉपर जो है वो उसकी कंडक्टिविटी फिर सेकंड बेस्ट है। तो कॉपर क्योंकि सस्ता होता है तो हम सिल्वर की जगह जहां जहां जरूरत पड़ती है कॉपर यूज करते हैं, ठीक है। सबसे गंदा इंसुलेटर है डायमंड। डायमंड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत गंदा कंडक्टर है, यानी कि बेस्ट इंसुलेटर बोल सकते हो या गंदा कंडक्टर बोल सकते हो, क्योंकि डायमंड जो होता है वो कार्बन का फॉर्म है। एक तो कार्बन ऐसा दोगला है, कुछ चीजों में ग्रेफाइट जैसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड कार्बन का ही फॉर्म है लेकिन बुरा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता लेकिन हीट जरूर कंडक्ट करता है। डायमंड हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत गंदा कंडक्टर है। तो diamond is the poor conductor of electricity and we are just studying about electricity conductivity ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि डायमंड जो है वो कंडक्टिविटी दिखाता ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता ही नहीं है, वो बहुत रेजिस्टिविटी दिखाता है, एकदम पुअर रेजिस्ट, एकदम। देखो यहाँ पे उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखिए आप, 10⁻12 से 10⁻13 की रेंज में रेजिस्टिविटी, कितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है। वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी हाई रखता है, तो ऑब्वियसली वो कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए वो क्या हो गया, पुअर कंडक्टर हो गया, बैड कंडक्टर हो गया। एनी विच वेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम याद रखेंगे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन तीन चीजों को याद रखेंगे सीक्वेंस में। पहले तीन बेस्ट कंडक्टर्स और वर्स्ट कंडक्टर्स याद रखने के लिए ग्लास, एबोनाइट और डायमंड, ऐसे याद रख लो। एलॉयज में भी 2-3 एग्जाम्पल लिए हमने, कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीन एंड नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड फेरस, यानी कि आयन से बना हुआ है, समझ में आ गया। तो इन सबको हम एलॉयज बोलते हैं क्योंकि ये देखो मैंगनीन इनसे बना हुआ है, कॉपर, मैंगनीज एंड निकल से, समझ में आ गया। ये कॉपर और निकल से बना हुआ कॉन्स्टेंटाइन है। तो देखो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज है उनके कंपेयर में उनसे जो एलॉयज बनाया, जैसे कॉपर से एलॉय बनाया और निकल से एलॉय बनाया, इन दोनों की रेजिस्टिविटी से ज्यादा रेजिस्टिविटी इसकी है कि नहीं। इन दोनों की रेजिस्टिविटी का पावर 10⁻8 है, यहाँ 10⁻6 है, ऑलमोस्ट 100 गुना ज्यादा है, समझ में आ गया। फिर सिमिलरली निकल, क्रोमियम, यहाँ पे मैंगनीज और फेरस, तो यहाँ मतलब आयरन जो है, तो यहाँ पे हम इनको यूज करें तो देखो कितनी ज्यादा हो गई, 100 × 10⁻6। 100 को और अंदर डाल दोगे तो 10⁻4 हो जाएगा, 1000 गुना, मतलब 10,000 गुना, सॉरी 10,000 गुना बड़ी हो जाएगी वैल्यू। आप समझ रहे हो, एलॉयज जो होते हैं उनके जो मटेरियल्स जिनसे वो एलॉयज बनाए गए उनके कंपेयर में वो ज्यादा रेजिस्टिविटी दिखाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस भी दी गई है, क्योंकि अब जब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बदलते हो ना तो रेजिस्टिविटी बदल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से ज्यादा एनर्जी लॉस कर देते हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो रेजिस्टिविटी को हमें मेजर करना हो तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, समझ में आ गया। ओके,
तो क्योंकि एलॉयज जो होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टिविटी तो दिखाते हैं, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस भी तो दिखाएगी, जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ और एरिया आप कितना भी ले लो, जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ही तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही वो ज़्यादा हीट करेगा मटेरियल को। इसीलिए हम आयन बोलो या फिर टोस्टर बोलो, उन सब में ऐसे एलॉयज को यूज़ करते, बिकॉज एलॉय हैज़ हायर रेजिस्टिविटी कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। और एलॉयज की एक खास बात यह है बेटा कि वो ऑक्सीडाइज नहीं करते, यानी कि करोड नहीं हो जाते, वो ऐसे जंग नहीं खा जाते बहुत जल्दी जब हायर टेम्परेचर पे होते ना, क्योंकि उनको हीट होना अपने आप को, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे चीज़ें यूजुअली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके फिर वो करोड हो जाती है, यानी कि वो जंग लग जाते हैं उसके ऊपर, फिर वो ज़्यादा समय यूज़ नहीं कर पाते, तो ये एलॉयज ईजिली करोड नहीं होते। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पे एलॉयज को बहुत अच्छी रेजिस्टिविटी भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा कि हम वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे उनको यूज़ कर पाए, वो ऑक्सीडाइज बिना हुए भी यूज़ हो जाते हैं, तो ये उनकी खास बात है, याद रहेगा। तो इसीलिए हम एलॉयज को बहुत ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करते हैं जब हमें हीटिंग एलिमेंट को यूज़ करना हो, कहीं ना कहीं हमें हीटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करना हो। समझ में आ गया? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स आंसर दिस ट्रिकी क्वेश्चन। काफ़ी आसान है, हमें बबल्स को कनेक्ट करना है, येलो बबल्स को उनके ग्रीन बबल्स के साथ ज्वाइन करना है, जो भी रिलेवेंट हो। जैसे कि अभी हम एक ट्राई करते हैं, इंसुलेटर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, लो रेजिस्टिविटी किसकी होती है? तो होती है गुड कंडक्टर्स की, ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ये होता है ओहम मीटर। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी तो डिपेंड करती है क्या? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो अल्टीमेटली दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड कर ही जाते हैं, तो ये ट्रू है। चलो कनेक्ट कर देते हैं इनको। ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी मतलब हो गया इंसुलेटर, लो रेजिस्टिविटी मतलब हो गया कंडक्टर, और ट्रू यानी कि resistance and resistivity depend on temperature, that simply means it is true. Wow, it is correct answer. देखो है कि नहीं? चलिए, तो हम यहाँ पे ये सब कुछ सीखा कि रेजिस्टिविटी, एक्चुअली पहले हमने ये सीखा कि मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर हमने एक नई टर्म जानी, रो, जिसको हम बुलाते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है क्या, कंडक्टर के लिए कितनी होती है, इंसुलेटर के लिए कितनी होती है। फिर हमने ये भी देखा कि एलॉयज के लिए क्यों थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंडक्टर के कंपेयर में, है कि नहीं, और ये एलॉयज कहाँ यूज़ होता है, और रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या है, हमने ये सारी चीज़ें जानी। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका है। तो अभी जब हम रेजिस्टिविटी जान चुके हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जाननी ज़रूरी है, विच इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल इजी हो जाता है जब आपके दिमाग में रेजिस्टिविटी क्लियर हो। इसलिए मैंने इतना एफर्ट्स लिया आपको रेजिस्टिविटी दिमाग में घुसाने के लिए, रिपीट कर करके आपको बताया, ताकि आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत 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 अच्छे से समझ पाओ। चलिए, इट इज़ वेरी इजी। जिस तरह से हमने ये देखा कि किसी भी मटेरियल में आप उसका लेंथ और एरिया, दो अगर मटेरियल है, प्लास्टिक और कॉपर, प्लास्टिक और कॉपर का लेंथ सेम ले लो, एरिया सेम ले लो, उनका रेजिस्टेंस सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी अलग है। रेजिस्टिविटी क्यों अलग है? क्योंकि जो हमारे पास कॉपर है उसके अंदर काफी सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। देखो ये छोटे छोटे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम के आगे पीछे हो रहे हैं। समझ में आ गया? तो कॉपर के अंदर, कॉपर के एटम के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दे स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर, एंड दैट moving electrons are carrying charge with them and they are making charge move. Motion of charge is nothing but what? Current, ना? It contributes to the current. So good conductor ये होता है जो ऐसे charges को हमें दे पाए, charges को move करवा पाए, है ना? और अगर हम इसी केस में प्लास्टिक की बात करें, जैसे प्लास्टिक का जो हमने बात किया, उसमें कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन, कहीं इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिख रहा है, आगे पीछे देखो कहीं दिख रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन, आराम से एटम अपनी जगह पे बैठे हैं। There are no free electrons. When there are no electrons, there is nothing which is moving inside this and carrying the charge with itself. कोई इसमें चार्ज को कैरी करने वाली चीज ही नहीं बची है। समझ में आया? तो इसीलिए प्लास्टिक जो है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो पुअर कंडक्टर है। तो हमने इस बेसिस पे ये जाना कि रेजिस्टिविटी ये होता है कि कौन कितना करंट को अपोज कर पाए, कौन सा मटेरियल ज्यादा टेंडेंसी रखता है करंट को अपोज करने का, कौन सा मटेरियल कम टेंडेंसी रखता है, जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन वो कम टेंडेंसी रखता है, जिसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा टेंडेंसी रखता है। तो सिंपली रेजिस्टिविटी इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना नेगेटिव पढ़ रहे हो हम
एबिलिटी टू रेजिस्ट, मूव नहीं करने देना इलेक्ट्रॉन को, हम उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में क्यों ना पढ़े, तो उसको पॉजिटिव वे में भी पढ़ने के लिए हमने उल्टा कर दिया उसका। तुम बोल रहे हो रेजिस्टिविटी है कि तुम कितना रेजिस्ट कर रहे हो, तो हमने बोल दिया कंडक्टिविटी ये होती है कि कितना हम अलाउ कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी इस कितना हम इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट कर पा रहे हैं वो कैलकुलेट करें, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी वो हो गया कि हम कितना इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ कर रहे हैं फ्लो करने के लिए। सो रेजिस्टिविटी का एग्जैक्टली जो उल्टा होता है वो होता है कंडक्टिविटी। एंड रेजिस्टिविटी सेज इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रेजिस्टिविटी हमने देखा था, रेजिस्टिविटी जिसको हम रो सिंबल से बुलाते हैं, ये वाला समझ में आ गया। तो ये है रो सिंबल। रो सिंबल को हमने यूज किया था रेजिस्टिविटी के लिए। तो रेजिस्टिविटी जो होता है कितना रेजिस्ट कर रहे हो, कंडक्टिविटी जो होता है कितना अलाव कर रहे हो। तो कंडक्टिविटी को हम ऐसे सिग्मा से बुलाते हैं। और ये कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है बेटा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है, याद रखिएगा। कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। विटी दोनों जगह होना चाहिए, मिस्टेक मत करिएगा। क्योंकि एक और टर्म होता है कंडक्टेंस, जैसे कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। रेजिस्टेंस इज कितना अपोज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने, है ना, बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, एरिया एंड मटेरियल ऑब्वियसली। तो कंडक्टेंस होता है कितना अलाउ कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए। सिमिलरली रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में भी वैसे रिलेशन है। तो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी का सिंबल ये रहा, ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी के बारे में तो हमने जान ही लिया, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। आप चाहो तो इसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में रख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा आर ए और लेंथ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो एल अपॉन आर ए। बेटा सिंपली मैंने इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, आर ए नीचे, लेंथ ऊपर चला गया, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पुट करने पे कंडक्टिविटी आ जाता है एल अपॉन आर ए। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया कि नहीं। अब भी जब हम ऐसे बात करते हैं कि कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो उसका यूनिट भी एक बार सिंपली डिराइव कर लेते। तो मुझे बताओ रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओहम मीटर। तो ये हो गया 1 अपॉन ओहम मीटर। 1 अपॉन ओहम मीटर लिखना, इससे अच्छा ऐसा लिखो ना, ओहम मीटर का इनवर्स। अब साइंटिस्ट क्रिएटिव होता है, उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि इनवर्स ही लेना है, ओहम का उल्टा कर दो, तो ऐसा कर दिया, ये सिंबल का उल्टा कर दिया। तो प्लीज मीटर का इनवर्स मीटर इनवर्स ही होता है, उसको डब्ल्यू मत बना देना। ओके, ओहम का इनवर्स उल्टा ओहम का सिंबल होता है, मीटर इनवर्स होता है। ओके, वो उल्टा करके डब्ल्यू मत बना देना प्लीज। चलो, इसका नाम देखो कैसा दिया, बहुत क्रिएटिव होता है साइंटिस्ट। ये सिंबल को हम क्या बुलाते हैं, ओहम बुलाते हैं। ये तो मीटर इनवर्स है ही, तो इस सिंबल, क्योंकि ये ओहम का उल्टा है, मीटर ओहम इनवर्स है, ये ओहम का उल्टा है, तो ओहम को ऐसे रीड करो MHO, इसको बुला दिया मो। समझ में आ गया। और ये मीटर इनवर्स का मीटर इनवर्स। तो आपके पास अभी चॉइस है, आपको जैसे बोलना है बोलो। तो ओहम और मीटर दोनों साथ में लेके पूरे का इनवर्स, या इसका सिंबल का नाम हो गया मो और ये मीटर इनवर्स का मीटर इनवर्स। तो मो फिर पूरे के लिए इनवर्स नहीं है, सिर्फ मीटर के लिए इनवर्स है। समझ में आ गया। सो हम याद रख सकते हैं इस तरह से कि कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओहम और मीटर दोनों का इनवर्स, या फिर ओहम का इनवर्स ऑलरेडी ले लो, उसको बोल दो मो, और ये मीटर का सिर्फ अकेले का इनवर्स। समझ में आ गया। तो यहां पे देखो ओहम और मीटर दोनों का ब्रैकेट के बाहर इनवर्स है, या फिर ओहम का उल्टा मो बोल दिया और मीटर का इनवर्स मीटर इनवर्स बोल दिया। सिंपल है, बहुत आसान, कंफ्यूज नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन इट लेट्स आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमने ये तो देखा जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका कंडक्टिविटी कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मुझे बताइए कि हमारे पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? कम ऑन प्लीज टेल मी। या सबसे बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद आता है गोल्ड। और ये तो यहां पे हमने देखा कि कॉपर जो है उसका रेजिस्टिविटी हमें दिया है 1.68 × 10⁻⁴
-8। यहाँ पे गोल्ड का रेजिस्टिविटी दिया 2.4 इंटू 10⁻⁸ और यहाँ पे एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 2.68 इंटू 10⁻⁸। ये 3 मटेरियल है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड आता है और उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी देखो इन तीनों में सबसे कम है, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो कंडक्टिविटी इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी है? ये है। उसको यहां पे रख दो, बात खत्म हो गई, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद इससे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है? 2.4 है या फिर 2.6 है? 2.4 है। तो इससे कम कंडक्टिविटी ये रही 4.1, उसके बाद तो 3.1 सबसे कम है। तो हम एक काम करेंगे, इसको इधर रखेंगे और सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी ये है, तो सबसे कम कंडक्टिविटी ये है। देखो ना इन तीनों में सबसे कम कंडक्टिविटी कौन सी है? ये है। तो ये जाएगा यहां। लेट्स ब्रिंग दी बबल्स और आंसर सबमिट करते हैं। कॉपर के लिए सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, उससे कम थोड़ी गोल्ड के लिए, उससे कम थोड़ी एल्यूमिनियम के लिए। आई होप यू गॉट दिस। लेट्स सबमिट दिस। वाओ, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। समझ गया कि नहीं? देखो ये वैल्यूज के साथ है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द वैल्यू, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द कंसेप्ट, इट मेक्स इट वेरी इजी। चलो, तो हमने जाना कि कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, दोनों के आपस में रिलेशन क्या है। हम किस तरह से बिना वैल्यूज याद रख के भी आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा के हम पता कर सकते हैं कि ये रेजिस्टिविटी तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर और कंडक्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर द होल इनवर्स, या फिर ओहम का इनवर्स मो और मीटर का इनवर्स मीटर इनवर्स। तो मो मीटर इनवर्स ये हो सकता है हमारा यूनिट फॉर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज सिमिलरली लाइक रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। दोनों की दोनों मटीरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी बोलो या कंडक्टिविटी बोलो, दोनों मटीरियल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कंडक्टिविटी कुछ नया थोड़ी है, रेजिस्टिविटी का 1/n है, खत्म। आई होप यू गॉट दिस। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे एम्बाइब ऐप के ऊपर जाइए। वहां पे बिग बुक है, वहां से आप जो भी आपको डाउट होता है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। देन यू कैन गिव प्रैक्टिस टेस्ट। आप काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हमारे एम्बाइब ऐप के यूज कर सकते हो। यू विल गेट 3D मॉडल्स टू इंटरेक्ट विद। आप वहां से जो भी आपके कंफ्यूजन होते हैं उनको क्लियर कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, जहां पे आप जाके फ्री में मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। जस्ट लॉग इन करो अभी जाके डाउनलोड करके, और वो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि आप यहाँ पे कितने अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन ले रहे हो। नोबडी इन एजुकेशन इज डूइंग दिस मच एफर्ट्स कि आप लोगों को हर एक चीज जितना हो सके उतना इजी वे में पढ़ाए, ताकि आपको सब्जेक्ट से डर ना लगे, आपको उल्टा सीखने की क्यूरियोसिटी आए, है ना। तो जल्दी से जल्दी अपने सारे के सारे फ्रेंड्स से ये वीडियो को शेयर करें और टिल देन कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.